संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्यार करते। संध्या के लिए दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की कि उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मजा आता, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता। यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह संध्या के पास आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई न सीख पाता। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात की खबर होने पर वह दुखी हुई और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सच सवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसीलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज हो गई थी और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथ में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि जो संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती तो यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे संध्या ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी।
दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते हैं मेरे बाबूजी, अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती थी तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सरला? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से सरला की तरफ देखने लगा। सरला के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सरला पर बरस पड़ता था। पहले पहले सरला उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सरला ने खुद को ही बदल लिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से सरला को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सरला ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सरला को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा सरला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरला प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो न थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सरला को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सरला नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से मोना डिस्टर्ब हो। मोना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को मोना ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, मोना बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मोना अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा,
मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला। मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? मोना ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, प्रशांत बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? मोना ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कभी भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। मोना ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह मोना की बातें सुन रहा था। मोना उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूं ना? मोना ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली। पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सरला के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सरला ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत मोना ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मोना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर सरला और मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में? माँ जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चू भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दोगुने पैसे जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता बड़े भाई छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था।
इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वह माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रहती। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। एरी, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। सोनम, सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम, बताओ ना क्या हुआ? जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। बोलिए सोनम, क्या बात हुई? सोनम फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े। कहते, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाना, पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करनी है। इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा नंद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं। आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे।
लगता है बांझ ही रहेगी, या जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती होगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हो जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपा भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही हैं, बहुत गुस्से में हैं, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान हैं। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यही रहिए, किट्टी पार्टी कीजिए। सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोनम झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी। हमारी लाडली बेटी आपको अपनी सी लगेगी, क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती ही है। लेकिन मैं ये दिल से चाहूंगी कि हर परिवार में होने वाले मनमुटावों का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भरा हो। शाम को आते वक्त राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी न शामिल हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए।
पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था, ना है, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा जी से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा जी को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखकर बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे ही अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लड़की ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। स्मिता एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था, पर गरीब परिस्थिति और 2 और बहनें होने के कारण और गांव में सिर्फ 12वीं तक स्कूल होने के कारण उसके लिए शहर जाना नामुमकिन था।
इसीलिए उसके पिताजी ने उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिया था। पास के ही गांव का सुनील 1 साल पहले ही इंजीनियरिंग पूरी करके एक कंपनी में जॉब पर लग गया था। अपनी बेटी की अगर इससे शादी हुई तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, ये सोचकर स्मिता के पिताजी सुनील के घर वालों से शादी के बात करने गए। स्मिता गांव में एक सुशील संस्कारी लड़की थी और साथ ही साथ सुंदर भी थी, इसलिए सुनील के परिवार वालों ने भी हाँ कह दी। सुनील को भी स्मिता बहुत पसंद आई, पर स्मिता इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था। वो अपने माँ बाप को मना भी तो नहीं कर सकती थी। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 2 महीने बाद स्मिता अहमदाबाद रहने गई, पर वहां जाने पर उसके सामने सच आया। गांव में सीधा साधा भोला चेहरा लेकर घूमने वाला सुनील अब उसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। वो स्मिता से बहुत लड़ता था, उसके साथ मारपीट करता और साथ ही साथ वो शराब भी पीता था। स्मिता कभी किसी चीज का विरोध करती तो वो उसे मारता। स्मिता ने ये बात अपने माता पिता को भी बताई, पर उन्होंने उल्टा उसे ही ये कहकर चुप किया कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं और पत्नी को ही बात को बड़ी ना बनाकर समझ के ले लेना चाहिए। स्मिता अपने माँ बाप की बात मानकर सब कुछ सहन करती रही। अब शादी को 1.5 साल हो गया था और अब वो माँ बनने वाली थी, पर सुनील के व्यवहार में तिल मात्र भी बदलाव नहीं आया था। उसे ये भी समझ नहीं थी कि उसे अब स्मिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन सुनील देर रात पीकर आया। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही ठीक से बोला जा रहा था। स्मिता ने उसे पकड़कर बैठाया और उसे समझाने लगी कि बहुत जल्द हमारी जिंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। हम बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं। तुम अब शराब पीना छोड़ दो। ये सब सुनकर सुनील को और ज्यादा गुस्सा आया और वो उसके साथ मारपीट करने लगा। उसी दौरान सुनील ने उसे जोर से लात मारी और वो पेट के बल पर गिर गई। सुनील भी नशे में वहीं गिर पड़ा। स्मिता के रोने की आवाज सुनकर बगल वाले लोग आ गए और उसे उस हालत में अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि स्मिता का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर स्मिता बहुत रोई। ये दिन स्मिता की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। दूसरे दिन सुनील अस्पताल आया और स्मिता से कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझसे कुछ कहती, ना मैं तुम पर हाथ उठाता, और वो काम पर चला जाता है। लेकिन स्मिता एक फैसला लेती है कि मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। उसने उस दिन मन बना ही लिया था कि ना तो अब वो ये सब सहन करेगी और ना ही लौटकर अपने माँ बाप के पास जाएगी, और वो अस्पताल से चली जाती है। सुनील को अस्पताल से फोन आता है। वो अस्पताल में पूछताछ करता है, आसपास देखता है, गाँव में फोन करके पूछताछ करता है, पर स्मिता का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों में सुनील ये तक भूल गया कि मेरी शादी हुई है और मुझे एक बीवी भी है। वो उसके जीवन में व्यस्त हो गया और शराब के नशे में पूरी तरह से डूब गया था। इस बात को करीब 6 साल बीत गए थे। अपनी बीवी के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। ये बात सब तरफ फैल गई थी, इसीलिए अब उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऑफिस में बड़ी दौड़ चालू थी। सुनील अपने साथीदार से पूछता है कि आज कुछ खास है क्या। आज अपनी कंपनी में एक नई मैडम सीईओ की तौर पर ज्वाइन होने वाली है। इतना सुनकर वो अपने बाल, अपने कपड़े ठीक करता है और अपनी जगह बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि नई बॉस पर अपने काम से अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश करूंगा। इतने में गाड़ी की आवाज आती है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सुनील भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। सभी के हाथों में बुके होता है। जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर सुनील के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्मिता ही होती है। स्मिता को इस अवस्था, इस वेशभूषा में देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 6 साल पहले जो औरत अपनी पत्नी थी वो आज अपनी सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ कंपनी की सीईओ भी थी। सुनील और बाकी के सभी लोग स्मिता को बुके देते हैं और सुनील अपने कैबिन में चला जाता है। उसकी नज़र मात्र स्मिता से हटती नहीं। वो अपने साथीदार से पूछता है कि कौन है ये मैडम। अरे ये स्मिता मैडम है, अपनी नई सीईओ। सुनील सुन्न हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, पर यह सच था। स्मिता के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। स्मिता ने अगर मुझसे बदला लेना चाहा और मैंने उसके साथ जो कुछ किया उसकी सजा देनी चाहिए तो, या फिर मुझे काम पर से निकाल दिया तो, ये सब सोचकर वो अंदर ही अंदर डरा जा रहा था। स्मिता एक एक करके सभी को अपने कैबिन में बुला रही थी और उनके बारे में पूछ रही थी।
सुनील का साथीदार बाहर आता है और सुनील से कहता है कि मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। सुनील जाने से मना कर देता है। इस पर उसका साथीदार कहता है कि अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैडम तुम्हें काम से निकाल भी सकती हैं। नौकरी जाने के डर से वो गर्दन नीचे करके अंदर कैबिन में जाता है। स्मिता उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है, आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है? इस पर स्मिता कहती है, पता है ना, तुम्हारा नाम भी और तुमने तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ किया है वो भी। सुनील डर जाता है और स्मिता के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि स्मिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने तो ऐसा गुनाह किया है जिसकी शायद कभी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मैं नौकरी के बल पर ही जी रहा हूँ। और रोने लगता है। स्मिता ये सब देखकर कहती है कि मिस्टर सुनील, पहले आप मेरे पैर छोड़िए और अपनी जगह पर जाइए। स्मिता की आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता देखकर वो डर जाता है। तुम्हें आज यही सवाल बार बार खा रहा होगा कि एक छोटे से गांव की 12वीं की हुई लड़की कंपनी की सीईओ कैसे बन गई। सुनील की नज़र जमीन की तरफ ही होती है। जिस दिन तुम मुझे अस्पताल में छोड़कर चले गए और कहा कि वो सब मेरी वजह से हुआ था, उसी दिन मैंने मन बना लिया कि ना तो तुम्हारे पास जाऊंगी और ना माँ बाप के पास, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपनी सहेली जो गुड़गांव में रहती है उसके पास चली गई और फिर वहीं से आगे की पढ़ाई पूरी की और सोचा कि अगर दुनिया को अपनी कीमत दिखानी है तो जीवन में कामयाब बनना पड़ेगा। तभी इस दुनिया को पता चलेगा और सही मायने में पुरुषों को पता चलेगा कि औरत क्या होती है, क्या कर सकती है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्री शक्ति क्या होती है ये तब ही पता चलेगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, खूब मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने जानबूझकर इस कंपनी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो कितना गलत था और आगे से ऐसा कभी किसी के साथ करने की हिम्मत भी नहीं करोगे। सुनील मात्र गर्दन नीचे करे सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे स्मिता की तरफ देखना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्मिता आगे बोली, समझ आ गया मैंने जो कुछ कहा। अब चुपचाप बाहर जाओ और अपना काम करो। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जल्द ही मैं तुमसे कानूनी तौर पर अलग हो जाऊंगी, इसलिए ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं। अब सब साफ है। सुनील गर्दन हिलाकर बाहर आ जाता है और सीधे कंपनी के बाहर आकर एक कोने में रोने लगता है। स्मिता को आज इस बात की तसल्ली थी कि उसने जो सपना देखा था, जो ठाना था, वो आज पूरा हुआ। सुनील को उस दिन समझ आया कि उसकी एक गलती के कारण उसने क्या कुछ खो दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।